एल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो सेशन है वो मेरे प्यारे 9th ग्रेडर्स के लिए है जिन्होंने अपना इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया था मेरे साथ एनसीईआरटी मैराथन में। तो आज ऐसे ही हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन एक प्यारा सा मोटिवेशनल कोट के साथ, क्योंकि भाई मोटिवेशन भी तो जरूरी है। वेक अप डिटरमाइंड, गो टू बेड सेटिस्फाइड। भाई उठो, चुपचाप से उठो और डिटरमाइंड होकर के उठो कि आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो आज मैम के साथ ये 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, तो मतलब हैं। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा सेशन वॉच करना ताकि सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन आपको मिल जाए। एंड मेक श्योर कि आप सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर भी कर देना ताकि उनको भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैंड टू हैंड मिल जाए। चलो लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज जीएम क्रॉप। यहाँ पे जीएम क्रॉप का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। यहाँ पे जीएम का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। एंड नेम एनी वन सच क्रॉप विच इज ग्रोन इन इंडिया। तो अगर मैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की बात करूं, मतलब ये होता है कि ऐसी क्रॉप का सीड जिसका आप क्या कर सकते हो, जीन चेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? जीन चेंज कर सकते हो। क्या होता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं जिसमें हम क्रॉप के जीन्स को, कि मतलब बाई चांस मेरे क्रॉप में कोई डिसीज हो रखी है, उसको कोई डिसीज बार बार हो जा रही है, तो हमने उसकी सीड को क्या किया, लैब में उसमें से ऐसा जीन निकाल दिया उसका जो उसको डिसीज कॉज कर रहा था, या फिर हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसमें इंट्रोड्यूस करवा दी जीन्स के थ्रू जो कि उसको हेल्पफुल, या तो हमने ऐसी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवा दी जिससे वो जल्दी जल्दी ग्रो कर रहा है, जल्दी जल्दी हमको प्रोडक्शन दे रहा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम किसी क्रॉप में इंट्रोड्यूस करवाते हैं जीन्स को चेंज करके, जीन्स क्या होते हैं, डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमने उनकी जेनेटिक मटीरियल को ही चेंज कर दिया। उनके जेनेटिक मटीरियल को जब हम चेंज करके कोई ऐसी क्रॉप बनाते हैं जीन्स को चेंज करके, तो ऐसी क्रॉप्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, ऐसी क्रॉप्स को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बोलते हैं। जो हमने अपने पहले सेक्शन में पढ़ा था कि क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हम कैसे इंप्रूव करें। तो भाई क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट अगर आपको बढ़ानी है, ठीक है, अगर आपको बढ़ानी है तो आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप यूज कर सकते हो। थोड़ी हाई कॉस्ट रहती हैं आपकी, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। आप उसका जीन चेंज करो जो जनरली हमको अपने आंखों से नहीं दिख सकता है, उसके लिए हमें टेक्नोलॉजीज लगेगी। तो इसीलिए भाई ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स काफ़ी मॉडिफाइड होती हैं, इनसे आपका प्रोडक्शन भी एनहांस हो सकता है। ठीक है, तो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होती है, हम उसमें वो डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि टारगेट क्रॉप में हमको चाहिए होता है। जैसे वीट का जो राइस का जो क्रॉप होता है, हमें राइस का जो दाना होता है वो क्या चाहिए होता है, लॉन्ग चाहिए होता है। सपोज करो हमें कोई एक राइस है, राइस का जो चावल का दाना है वो बहुत छोटा छोटा मिल रहा है, हमको वो राइस का दाना बड़ा करना है। तो हमने क्या किया, अपने डिजायर्ड जीन को उस टारगेट क्रॉप में इंट्रोड्यूस करवा दिया और उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को हम लोग जीएम क्रॉप बोलते हैं। वन ऑफ द क्रॉप जो होती है बीटी कॉटन, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी हमारी, उस पे ना कॉटन जो होता है ना, कॉटन का जो पौधा होता है उस पे ना पेस्ट बहुत जल्दी लग जाते थे, कीड़े बहुत पड़ जाते थे जल्दी। तो हमने ऐसी बीटी कॉटन डेवलप करी जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट थी। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट था कॉटन वेराइटी का, और उसमें इंसेक्टिसाइड्स और किसी तरीके का फर्टिलाइजर यूज करने की जरूरत हमको नहीं पड़ी थी। ठीक है, आया समझ में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई इज एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर डेट्रीमेंटल फॉर द एनवायरनमेंट। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है कि खराब क्यों होते हैं ज्यादा अगर हम फर्टिलाइजर एनवायरनमेंट में या अपने क्रॉप्स में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग बताएं, ऐसा इसलिए होता है, अभी बता रही हूँ, जरा पानी पी लूँ फिर बताती हूँ, 2 मिनट बस। देखो, वन ऑफ द रीजन ये होता है कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, वो हम प्रोड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजर्स जो हम बना रहे होते हैं उसमें हम यूज करते हैं केमिकल्स। ठीक
ठीक है। अब जो केमिकल्स होते हैं वो अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में यूज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो क्रॉप को क्या बना देगी, क्रॉप की क्वालिटी तो डाउन करेगी, साथ में सॉइल की क्वालिटी भी खराब कर देती है। क्यों? क्योंकि भाई सॉइल के अंदर ही तो क्रॉप्स लगी हुई होती हैं। अगर आप उसमें फर्टिलाइजर एक्सेस अमाउंट में डालोगे तो सॉइल की क्वालिटी खराब होगी। साथ साथ में अगर वो फर्टिलाइजर क्या हुआ, आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया क्रॉप में, वो फर्टिलाइजर क्या हुआ, पानी के साथ मिलकर के बह गया, फ्लो कर गया और रिवर्स के अंदर एंटर कर गया। इससे क्या होगा, क्रॉप में वो फर्टिलाइजर तो लगा ही नहीं, साथ साथ में आपकी जो वाटर बॉडी थी, जो पास में रिवर बनी हुई थी आपके क्रॉप्स में, वो भी क्या हो गई, खराब हो गई। क्या हो गई, खराब हो गई। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने एक्सेसिव यूज किया फर्टिलाइजर्स का। इसमें इतने हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके क्रॉप्स को न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो न्यूट्रिशन इतने हार्मफुल हो जाते हैं कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन तो बढ़ा देते हैं लेकिन उसकी क्वालिटी गिरा देते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि अगर फर्टिलाइजर्स को आप एक्सेसिवली यूज करोगे तो इन्वायरमेंटल का पॉल्यूशन होने लग जाता है। जितना भी रेजिडुअल का मतलब जो बचा, क्रॉप निकालने के बाद जो बचा हुआ फर्टिलाइजर होता है ना, वो क्या करता है, एज अ पॉल्यूटेंट हवा में, पानी में और सॉइल में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज का भी यूट्रिफिकेशन हो रहा है। यूट्रिफिकेशन मतलब वाटर बॉडीज के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। भाई वाटर बॉडीज के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस रिवर के अंदर जो फिशेज वगैरह ग्रो कर रही होंगी उनकी भी डेथ हो सकती। तो अल्टीमेटली आपका इन्वायरमेंटल हर तरीके से अफेक्ट हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि फर्टिलाइजर का राइट डोज आपको पता होना चाहिए, किस टाइम पे उसको देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, पता होना चाहिए फार्मर्स को। क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट हम यूज करेंगे फर्टिलाइजर्स का तो वो क्रॉप को तो अच्छा बना देगी, उसका प्रोडक्शन तो अच्छा बना देगी, लेकिन इन्वायरमेंट को क्या कर देगी, बिल्कुल डिस्ट्रॉयड कर देगी, बिल्कुल खराब कर देगी। ठीक है, moving ahead with the next question कि if there is a low rainfall in a village throughout the year, what measures will you suggest to the farmers for better cropping? अब यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि क्रॉप के प्रोडक्शन को मैनेज कैसे करना है, बढ़ाना कैसे, एक क्रॉप की वैरायटी को कैसे इंप्रूव करना है। क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करने के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी इरिगेशन के बारे में, कि उसको टाइम टू टाइम पानी मिल जाए। ठीक है, क्या मिल जाए, टाइम टू टाइम पानी मिल जाए। हमारे जो इंडियन फार्मर्स हैं वो पानी के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, मॉनसून के। बहुत सारे हमारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने पानी के लिए, अपने क्रॉप्स के पानी के लिए। अगर इन केस आपके उस विलेज में रेनफॉल कम हो गई तो भाई उसकी तो पूरी क्रॉप खराब हो जाएगी। कहीं ना कहीं वो फार्मर्स क्या हो जाएंगे, डेट में चले जाएंगे, डेट में चले जाते हैं। उन्होंने पैसा उधार वगैरह लिया होता है तब भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप उनको क्या बोलोगे? ऐसे केस में हम उनको इरिगेशन की टेक्निक्स बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? इरिगेशन की टेक्निक्स। सबसे अच्छी टेक्निक होती है आपकी ग्राउंड वाटर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ग्राउंड वाटर यूज कर सकते हो, डग वेल्स यूज कर सकते हो। डग वेल्स क्या होते हैं, आपके खुदाई करके जो कुएं बनाए जाते हैं, ग्राउंड वाटर यूज कर सकते हो आप। या फिर आपका जो वो चेक डैम्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो? चेक डैम्स बना सकते हो। ठीक है, चेक डैम्स जो होते हैं ना वो रिवर्स के पास में ही छोटे छोटे बना दिए जाते हैं ताकि रिवर का पानी भी उसमें इकट्ठा हो जाए, और कभी अगर वहां पे बारिश हो रही है तो बारिश का पानी भी उन चेक डैम्स में कलेक्ट हो जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक कैनाल बना सकते हो, वाटर कैनाल बना सकते हो। क्या बना सकते हो? वाटर कैनाल बना सकते हो। कैसे? अपने पानी का फ्लो जो है ना, पानी के फ्लो को आप अपने खेत की तरफ डाइवर्ट कर दो, पानी के फ्लो को रिवर के खेत की तरफ डाइवर्ट कर दो। छोटी छोटी ऐसे कैनाल्स बना करके, नालियां बना करके उसमें से पानी निकाल करके क्रॉप्स में डाला जाता है ताकि आपके क्रॉप को टाइम टू टाइम पानी भी मिल सके। तो ये सारी टेक्निक्स आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर इन केस पानी नहीं गिरा, मॉनसून रेनफॉल नहीं हुई, तो आप किस तरीके से अपने क्रॉप को, अपने जो भी फसल है उसको बचा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे टेक्निक्स आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो, ये चैप्टर पढ़ने का मेन रीजन यही है कि आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जनरल नॉलेज होगी ये सारी। इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड। हमारा जो लैंड है सबसे बिगेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड है। हमारे इंडिया में इतनी खेती होती है, इतनी खेती होती है। तो अगर इतनी खेती है तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोच सकते हो कि हमारा मेजर जो ऑक्यूपेशन है हमारे इंडिया के लोगों का, वो क्या हो गया? फार्मिंग हो गया। भाई फार्मिंग हो गया, इट मींस क्या हो गया? फार्मर्स हो गए वो लोग। तो फार्मर्स को अगर आप ये जनरल नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हो तो उनके लिए कितना अच्छा रहेगा ये सब चीजें, है ना। तो इसीलिए भाई ये सब चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं। पढ़ लोगे तो अच्छा होगा, वरना राम भरोसे भाई, देख लो तुम लोग अपना अपना। ठीक है,
भाई इरिगेशन की हेल्प करने के लिए, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो? सबसे पहले तो सरफेस वाटर। सरफेस वाटर मतलब रिवर्स का जो पानी है उसकी हेल्प हम ले सकते हैं। ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज की हम इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे इरिगेशन मेथड्स पढ़े थे जो कि पानी सप्लाई कर सकते हैं हमारी क्रॉप फील्ड में। वो होते हैं वेल्स यूज कर सकते हो, कुएं यूज कर सकते हो। लोग टैंकर्स भर के रखते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं जिसमें हम रेन वाटर को स्टोर करके रखते हैं, वो टैंकर्स यूज कर सकते हो। कैनाल्स बना दिए जाते हैं जिसमें ना मोटर लगा करके रिवर का पानी फेच किया जाता है आपके क्रॉप तक, जिससे आपके क्रॉप्स को पानी मिल सके। रिवर्स यूज कर सकते हो, स्प्रिंकलर्स यूज कर सकते हो। स्प्रिंकलर मेथड्स क्या होते हैं ना, स्प्रिंकलर मेथड्स भी जो होते हैं ऐसे बीच बीच में क्रॉप के लगा दिए जाते हैं, जिससे शावर होता है, शावर जिसमें से पानी ऐसे फुवारे की तरह निकलता है। वैसे ही स्प्रिंकलर्स होते हैं जिसमें पानी तो कम अमाउंट में निकलता है लेकिन हर एक पार्ट ऑफ द क्रॉप पे पहुंच जाता है। तो ये सारे बेसिक से मेथड्स आप इरिगेशन टेक्निक्स उनको बता सकते हो, जिसकी वजह से अगर रेनफॉल नहीं हुई इन केस उनके रीजन में, तो वो इस तरीके से ग्राउंड वाटर, अपने रिवर वाटर को अपने क्रॉप्स के इरिगेशन के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। द नेचर ऑफ द सॉइल प्रिवेंट्स एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ द इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर पता है दो चीज और आ जाती हैं, दो फैक्टर और आ जाते हैं। पहला तो क्रॉप आ जाता है कि आपकी क्रॉप किस टाइप की है, ठीक है। दूसरा आ जाता है सॉइल की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी कैसी है। अगर देखो आपकी क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए होगा तब तो दिक्कत ज्यादा है, अगर आपकी क्रॉप को कम पानी चाहिए होगा तो आप ये सारी सिस्टम्स यूज कर सकते हो। और इवन आपकी सॉइल की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि उसको कितना पानी देना चाहिए। ज्यादा पानी चाहिए, देखो अगर ज्यादा पानी डाल दोगे तो वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग मतलब सॉइल की जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी वो चिपक जाती है बहुत ज्यादा, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं एंटर कर पाती है, जिसकी वजह से रूट्स जो होते हैं वो भी ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाते हैं। तो भाई सॉइल की क्वालिटी और कहीं ना कहीं क्रॉप भी डिपेंड करवाती है कि हमें इरिगेशन के लिए पानी उनको कितना देना चाहिए। सिर्फ इससे मतलब नहीं होता कि उनको पानी कितना देना है, इससे भी फर्क पड़ता है कि आपको कितने अमाउंट में उनको पानी देना है, क्या कितने अमाउंट में उनको पानी देना है, समझे कि नहीं। Moving ahead with the next question, what are the different types of fisheries? भाई कितनी कितनी टाइप की फिशरीज पढ़ी थी हम लोगों ने, कौन बताएगा? कितनी टाइप की फिशरीज पढ़ी थी हम लोगों ने? 3 टाइप की फिशरीज पढ़ी थी। एक मरीन फिशरीज पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है, एक मरीन फिशरीज पढ़ी थी हम लोगों ने। एक पढ़ी थी हम लोगों ने फ्रेश वाटर फिशरीज, सॉरी, लास्ट हमने पढ़ी थी ब्रैकिश फिशरीज। है ना। तो अगर आप मरीन वाटर फिशरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे सी और ओशियन से, सी और ओशियन की बात हो रही है। मरीन का मतलब क्या होता है, मरीन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर। तो भाई सॉल्टी वाटर में से जो हम फिशेज लेकर के आते हैं वो फिशरीज को हम मरीन फिशरीज बोलते हैं। फ्रेश वाटर क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होता है आपका रिवर का पानी, ठीक है, रिवर का, कैनाल का या फिर लेक का, ठीक है। इन सब के जो वाटर होते हैं वो फ्रेश वाटर्स होते हैं। पॉन्ड का, लेक का, रिवर का, ये सब फ्रेश वाटर्स होते हैं जो कि नमकीन नहीं होते हैं आपके, ठीक है। ऐसी फिशरीज को जो हम इन जगहों से फिशेस का कल्चर करते हैं, मतलब फिशेस को कैप्चर करके लेके आते हैं, वो होती हैं फ्रेश वाटर फिशरीज। लास्ट में आती है आपकी ब्रैकिश वाटर की फिशरीज, मतलब जिसमें नमक का पानी और फ्रेश वाटर दोनों ही मिला होता है। सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों ही मिल करके ऐसी फिशेस को कैप्चर किया जाता है जो सी वाटर और फ्रेश वाटर दोनों ही एनवायरनमेंट में रह सकती हैं। ऐसी फिशरीज को, ऐसी फिशेस को हम ब्रैकिश फिशरीज बोलते हैं। अब भाई जो ब्रैकिश फिशरीज होती है ना, इसमें आप ज्यादा कल्चर कर नहीं सकते हो फिशेस का, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हमने वाटर रिसोर्सेज में फिश प्रोडक्शन हमने 3 टाइप के पढ़े थे। पहली पढ़ी थी हमने मरीन फिशरीज जो कि मरीन आपके सी वाटर में से ली जाती हैं। फ्रेश वाटर फिशरीज पढ़ी थी जो कि रिवर, पॉन्ड, लेक वगैरह से फिशेज आप कैप्चर करते हो। फिर हमने पढ़ी थी ब्रैकिश वाटर फिशरीज जिसमें हमने कल्चर फिशरीज पढ़ी थी। कल्चर फिशरीज मतलब जिनको हम कल्टिवेट करते हैं, खुद से उनको वहां पे रहने के लिए रखते हैं, रियर करते हैं और फिर उनको हम डिजायर्ड फिशेस को यूज करते हैं। इसी को ही हम कल्चर फिशरीज भी बोलते हैं।
कल्चर फिशरीज का मतलब ये होता है कि हम खुद से अब फिशेज लेकर के आए, उनको हमने कल्चर करवाया, खाना पीना सब दिया ताकि वो बड़ी हो जाएं, और फिर हमने उनको कैप्चर करके अपने खाने के लिए या सेल करने के लिए यूज कर दिया। ऐसी टाइप के फिशरीज को कल्चर फिशरीज बोलते हैं। और ब्रैकिश वाटर की जो फिशरीज होती हैं वो कल्चर फिशरीज में ही आती हैं, ठीक है, कल्चर फिशरीज में ही आती हैं। चलो, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू द एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अफेक्ट द क्रॉप। अब यहाँ पे एक जनरल सा क्वेश्चन है, एक बात बताओ, अगर आपको खाना अच्छा नहीं मिलेगा, अगर आपको मम्मी खाना अच्छा नहीं देगी तो आप क्या हो जाओगे, दुबले पतले हो जाओगे, आपके अंदर क्या हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मम्मी बहुत अच्छा अच्छा खाना दे रही हैं, डेली छोले भटूरे, देसी घी का खाना, परांठे, गोभी की सब्जी, दूध दही मलाई सब कुछ खा रहे हो अच्छा अच्छा, इतना अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, आपकी बॉडी वेल डेवलप्ड हो जाएगी। आपकी बॉडी कैसी हो जाएगी, वेल डेवलप्ड हो जाएगी, है ना। आपको कोई भी टाइप की डिसीज होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिसीज होने के चांसेस कम हो जाएंगे। आपकी इम्यूनिटी जो होगी वो कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। आपकी इम्यूनिटी जो होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो भाई ये सारे रीजन आपके क्रॉप के साथ भी जाते हैं। अगर आप क्रॉप्स को अच्छे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करोगे, क्या प्रोवाइड करोगे, अच्छे न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो वो थे जो उनको एक्सेस अमाउंट में चाहिए थे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो थे जो उनको कम अमाउंट में चाहिए थे। अगर आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को जितनी क्वांटिटी उनको चाहिए उतनी प्रोवाइड करोगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जितनी क्वांटिटी उनको चाहिए उतनी क्वांटिटी प्रोवाइड करोगे, तो आपकी जो क्रॉप होगी वो फ्लरिश करेगी, काफी अच्छे से प्रोडक्शन देगी और काफी अच्छी क्वालिटी की भी होगी। तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स आपकी क्रॉप को अफेक्ट करने के लिए। आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स को अगर राइट टाइम पे नहीं दोगे, एडुकेट क्वांटिटी में कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ज्यादा में चाहिए, अगर आप उनको कम में दोगे तो क्रॉप्स की क्वालिटी भी खराब होगी और क्या पता क्रॉप्स खत्म भी हो जाए, पूरी फसल आपकी बर्बाद हो जाए। तो भाई न्यूट्रिएंट्स को देने का राइट टाइम और एडुकेट अमाउंट और क्वांटिटी अगर आपने नहीं दी तो इट विल लीड्स टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ हार्म टू द क्रॉप। आपकी क्रॉप को बहुत हार्म होगा एंड इफ अप्लाइड इन द स्मॉल क्वांटिटीज इट लिमिट्स द यील्ड। और अगर उसको ज्यादा क्वांटिटी चाहिए लेकिन दे क्वांटिटी आप काफी कम रहे हो तो आपकी क्रॉप की जो प्रोडक्शन होगी, यील्ड होगी, जो आपको मिलेगी, क्रॉप फसल मिलेगी हार्वेस्ट करने के बाद, वो भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नॉट यूटिलाइज्ड बाय द क्रॉप्स लीच इनटू द ग्राउंड वाटर और नियर बाय सरफेस वाटर। और इससे भी क्या होगा, आपका जो क्रॉप आपका न्यूट्रिएंट्स गेन नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो क्या हो जाता है, ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है या फिर सरफेस वाटर के अंदर चला जाता है आपका। तो कहीं ना कहीं क्रॉप्स को ये डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर आप उनको राइट टाइम पे एडिकेट क्वांटिटी नहीं दोगे, जितनी क्वांटिटी उनको चाहिए, तो आपकी क्रॉप्स खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन जो होता है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है, Moving ahead with the next question, what are weeds and fertilizers? Give examples. तो भाई weed हमने पढ़े थे, these are the unwanted plants. ये क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि भाई क्या करते हैं, दे कम्पीट विद योर क्रॉप। ये क्रॉप के साथ कॉम्पीट करते हैं, कंपटीशन करते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, सब तरीके से। अब अगर आप एक बात सोचो, आपने एक आपके रूम में 2 लोग रह रहे हैं, वो सिर्फ 2 लोगों के रहने का रूम है आपका, फिर आपको जबरदस्ती एक 3 लोगों को रहने का जगह दे दिया जाएगा, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, उसी तरीके से आपके क्रॉप्स के साथ भी होता है। आपको जो क्रॉप उगानी है, अगर उसके साथ वीड्स उगाएंगे, ऐसे अनवांटेड प्लांट उगाएंगे जिनकी आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपका जो प्लांट होगा, जो न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए, वो तो क्या है, अनवांटेड प्लांट कैप्चर करके ले जाएगा। जितना पानी प्लांट को चाहिए वो सारा पानी अनवांटेड प्लांट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपका जो मेन क्रॉप होगी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। इंसेक्ट से इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट से
प्रोटेक्ट करते हैं, आपके वीड से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे प्रोटेक्शन का काम आपका कौन करता है, फर्टिलाइजर्स करते हैं। तो वीड्स क्या होते हैं, दे अनवांटेड प्लांट्स जो कि डिजायर्ड प्लांट के साथ, आपकी डिजायर्ड क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं गलती से। वीड जो होते हैं काफी हार्मफुल होते हैं क्योंकि वो बहुत सारा फर्टिलाइजर भी खा लेते हैं, पानी भी, सनलाइट भी, और अल्टीमेटली आपका जो क्रॉप होता है ना उसका प्रोडक्शन भी क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ऐसा एग्जांपल है आपका बरमूडा घास सुनी होगी, बरमूडा घास सुनी होगी आपने, कैनाबिस, ये दोनों ही एग्जांपल आपके वीड्स के हैं जो कि अनवांटेड प्लांट होते हैं। अगर मैं फर्टिलाइजर्स की बात करूं तो ये एडिशनल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्रॉप को सप्लाई किए जाते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स उनको जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो उनको मिल जाए और उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। ये these are used by the farmers to increase the crop yield. These fertilizers contain essential nutrients जो कि प्लांट्स को रिक्वायर होते हैं, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। आया समझ में फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और वीड्स क्या होते हैं। Moving on to the next question, what do you understand by the organic farming? Define one method of crop production ensuring the high yield. अगर आपको भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। अगर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो होती है जिसमें हम केमिकल्स बिल्कुल ना के बराबर यूज करते हैं। क्या करते हैं, बिल्कुल ना के बराबर यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर यूज करने की प्लेस पे हम मैन्योर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मैन्योर यूज करते हैं, जो कि गाय के गोबर से, एनिमल एक्सक्रीटा या वेस्ट मटेरियल से जो बनाया हुआ आपका वेस्ट मैन्योर होता है वो सब यूज करते हैं हम अपनी फार्मिंग के लिए। इससे क्या होता है, एक तो क्वालिटी बहुत इंक्रीज होती है, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है आपके क्रॉप की, साथ साथ में पॉल्यूशन नहीं होता, आपका इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं होता है, आपका क्रॉप का प्रोडक्शन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें हम क्रॉप को ग्रो करवाते हैं लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से। हम उसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, यही इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड्स कुछ भी नहीं यूज करते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ बायो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, मैन्योर यूज करते हैं, जैसे कि ऐसा मैन्योर जिसमें अर्थवॉर्म प्रेजेंट होते हैं। और आपको पता है अर्थवॉर्म क्या होता है, फार्मर्स का फ्रेंड होता है क्योंकि वो फर्टिलिटी एनहांस करता है सॉइल की। अब अगर मैं बात करूं एक मेथड की जो आपके क्रॉप प्रोडक्शन को इंश्योर कर सकता है कि वो क्रॉप प्रोडक्शन आपका बन जाए, वो होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, ठीक है। सपोज करो क्रॉप 1 है मेरी, क्रॉप 1 को नाइट्रोजन बहुत ज्यादा चाहिए था। क्या चाहिए था, क्रॉप 1 को मेरे नाइट्रोजन बहुत चाहिए था। तो जब क्रॉप 1 उग जाएगी, हार्वेस्ट हो जाएगी, तो सॉइल के अंदर क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। फिर मैं क्या करूंगी, क्रॉप 1 की जगह मैंने क्रॉप 2 उगाया। क्या करवाया, क्रॉप 2 उगवाया, जो कि क्या कर रहा था, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, एडिंग नाइट्रोजन ऐड कर रहा था। वो क्या कर रहा था, नाइट्रोजन ऐड कर रहा था सॉइल के अंदर। तो क्या हुआ, इससे मेरी जो सॉइल हो गई वो क्या हो गई, अच्छी हो गई। क्या हो गई, अच्छी हो गई। तो ये क्रॉप रोटेशन के मेथड से ना आप सॉइल की क्वालिटी भी मतलब सही रख सकते हो और अपने प्रोडक्शन को भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक मेथड से आप क्रॉप के प्रोडक्शन को एनहांस कर सकते हो। पहला होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है जिसमें हम कोई भी सिंथेटिक सब्सटेंसेस का यूज नहीं करते, जैसे कि पेस्टिसाइड हो गया, सिंथेटिक मेडिसिन हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हो गए। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि आप किस तरीके से अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, वो होता है क्रॉप रोटेशन। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दो से ज्यादा क्रॉप्स को एक पीस ऑफ लैंड पे ग्रो करवाते हैं, फिर उसको ना मिला देते हैं सॉइल के अंदर, जिससे सॉइल के न्यूट्रिशन क्या हो जाए, रीस्टोर हो जाए। क्या हो जाए, सॉइल के जो न्यूट्रिशन हो जाए वो रीस्टोर हो जाए, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था ग्रीन मैन्योर, जिसमें हम हेम्प को हम अपने क्रॉप में ग्रो करवाते थे और फिर वो हेम्प जब बड़ा हो जाता था उसको मिक्स कर देते थे और इस तरीके से हमारी सॉइल की फर्टिलिटी वापस आ जाती थी, ठीक है। Moving on to the next question, name how do efficiency of nutrients affects the health। just अभी हमने पढ़ा था, name 2 राबी एंड खारिफ क्रॉप्स। तो भाई अगर न्यूट्रिएंट्स को राइट टाइम पे आप अप्लाई करोगे एडुकेट क्वांटिटी में, तो ग्रोथ जो क्रॉप की यील्ड होगी वो काफी अच्छी रहेगी और आपके हार्म भी नहीं पहुंचेगी। और अगर आपके क्रॉप को आपने लिमिट से ज्यादा दे दिया तब भी उसको नुकसान होगा, या लिमिट से आप कम दे दोगे तो उसकी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद अगर राबी क्रॉप्स की बात करो तो राबी क्रॉप्स क्या होती हैं आपकी,
विंटर सीजन वाली क्रॉप्स होती है, खारिफ क्रॉप्स आपकी मॉनसून सीजन वाली। एग्जांपल ऑफ खारिफ क्रॉप हो गया कॉटन, ग्राउंडनट, मेज, राइस, और आपके राबी क्रॉप्स की बार्ले, ग्राम, पी, व्हीट आर द एग्जांपल्स ऑफ द राबी क्रॉप। Moving ahead with the next question कि what is hybridization in plants, mention any two desired characters for which it is done। देखो hybridization एक ऐसा प्रोसेस होता है, जिसमें हम दो डिजायर्ड प्लांट्स को क्रॉस करवाते हैं। वो प्लांट्स जो होते हैं ना, दोनों प्लांट्स आपस में एकदम सिमिलर नहीं होते हैं, ना उनमें कोई सिमिलैरिटी होती है, कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती। उन दोनों प्लांट्स के सीड को हम क्रॉस करवाते हैं और फिर एक नई क्रॉप ग्रो करवाते हैं उससे। इस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इससे क्या करते हैं, सपोज करो मेरी एक क्रॉप 1 है, इसके अंदर डिसीज रेजिस्टेंट है, मतलब क्रॉप 1 मेरी डिसीज से खुद को बचा सकती है, ठीक है। और दूसरी मेरी क्रॉप 2 जो है ना, उसमें जो फ्रूट्स आते हैं वो काफी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, फ्रूट्स की क्वालिटी काफी हाई है, काफी अच्छी है। तो मैंने क्या किया, ये दोनों क्रॉप को क्रॉस करवा दिया, तो इससे मेरी जो नई क्रॉप बनेगी ऐसी क्रॉप होगी जिसमें डिसीज रेजिस्टेंट भी होगा और उसके जो सीड्स होंगे वो काफी अच्छी क्वालिटी के भी होंगे। इसी पूरे प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इन प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है जिसमें हम दो प्लांट्स को जेनेटिकली जो सिमिलर नहीं होते हैं उनको क्या करवाते हैं, हम लोग क्रॉस करवाते हैं एंड रिप्रोड्यूस करवाते हैं। क्रॉस का मतलब रिप्रोडक्शन करवाते हैं दो डिफरेंट टाइप की तरीके से, या तो हम इंटरस्पेसिफिक मतलब दो डिफरेंट वैरायटी के बीच में हम उनका क्रॉस करवा सकते हैं, जैसे कि पोटैटो और ब्रिंजल हो गया, ठीक है। या फिर इंटर वैरायटी, दो डिफरेंट टाइप की राइस की दो वैरायटी हो गई, एक बासमती हो गया, एक नॉर्मल चावल हो गया, उन दोनों की हमने रिप्रोडक्शन करवा दिया, जिससे हमें क्या मिल सकता है, उनकी डिजायर्ड ट्रेट मिल सकता है। तो भाई दो डिजायर्ड ट्रेट अगर आप बात करोगे ना, तो सबसे पहला डिजायर्ड ट्रेट हमारा यही रहता है कि हमारी फसलों में क्या है, कीड़े ना लगे, रेजिस्टेंट टू डिसीजेस हो, और दूसरी क्या है, वो हाई यील्ड दे। हाई यील्ड मतलब बहुत अच्छा खासा प्रोडक्शन हमको दे, हमें ऐसी राइस उगानी है जो हमें 1 kg का प्रोडक्शन नहीं दे, 10 kg का प्रोडक्शन दे। तो ऐसी यील्ड, ऐसी क्रॉप ग्रो करवानी, ये दो डिजायर्ड क्वालिटी होती है हमारी क्रॉप्स में जो हमको ग्रो करवाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। रेजिस्टेंट टू डिसीज मोस्ट डिजायरेबल ट्रेट होता है ताकि प्लांट जो है आपका डिसीज फ्री रहे, और हाई यील्ड नेक्स्ट डिजायरेबल ट्रेट होता है जिससे आपका क्या हो सकता है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ फिशरीज। अभी हमने 3 टाइप की फिशरीज पढ़ी थी, जिसमें हमने मरीन फिशरीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, मरीन फिशरीज पढ़ी थी, उसके बाद हमने फ्रेश वाटर फिशरीज पढ़ी थी, और एक हमने पढ़ी थी ब्रैकिश वाटर, है ना, एक हमने पढ़ी थी ब्रैकिश वाटर। तो अगर हम 2 टाइप की और फिशरीज होती हैं जिसमें हम लोग फिशेस के टाइप के बेसिस पे उनको डिफाइन करते हैं। एक होती है शेल फिशरीज, एक होती है फिन फिशरीज। फिन फिशरीज का मतलब होता है ऐसी फिशेस जिसमें फिन होते हैं, ठीक है, जिसमें उनके फिन होते हैं, और शेल का मतलब जिसमें शेल होते हैं, जैसे कि प्रॉन्स वगैरह हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, उनमें फिन नहीं प्रेजेंट होते तैरने के लिए, जबकि फिन फिशरीज ऐसी फिशरीज होती हैं, ऐसी फिशेस होती हैं जिनमें फिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और आती हैं एक और फिशरीज जो होती है कैप्चर फिशरीज, और एक होती है कल्चर फिशरीज। तो ये आपके डिफरेंट 5, 6, 7 तरीके की फिशरीज होती हैं। शेल फिशरीज वो होती हैं जिसमें हम वो फिशेस पकड़ते हैं जिनके फिन नहीं होते हैं, ठीक है। फिन फिशरीज में जिनके फिन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रोहू, कतला हो गया आपका। शेल फिशेस वो होती हैं जैसे लॉबस्टर, प्रॉन हो गए। मरीन वाटर फिशरीज वो होती हैं जो सी वाटर या ओशियन से हम कैप्चर करते हैं। फ्रेश वाटर रिवर, लेक, पॉन्ड में से लेते हैं। और ब्रैकिश वाटर जिसमें सी वाटर और आपका फ्रेश वाटर दोनों ही मिला होता है, ऐसी फिशेस को हम कैप्चर करते हैं। उसके बाद आता है आपका कैप्चर और कल्चर फिशरीज। तो कैप्चर का मतलब क्या होता है, किसी को पकड़ना, ठीक है। तो कैप्चर में हम क्या करते हैं ना, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाते हैं और उसी में ही हम फिशेस को ग्रो करवाते हैं और उसी में से ही हम फिशेस को निकाल करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो ये कल्चर फिशरीज होती हैं। कैप्चर फिशरीज वो होती हैं जिनको हम फ्रेश वाटर में से या मरीन वाटर फिशरीज में से मछली पकड़ करके लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सारी टाइप की फिशरीज होती हैं। अगर आप उनके प्रोडक्ट के वजह फिशरीज के टाइप पे देखोगे तो फिन फिशरीज होती है, शेल फिशरीज होती है। अगर आप फिशेस को ऑब्टेन करने के लिए, ऑब्टेन करने का मतलब आप
आप उनको पकड़ के कहाँ से लेकर के आ रहे हो। तो उसके बेसिस पे दो होती है कैप्चर फिशरीज, जैसे कि आप फ्रेश वाटर में से या मरीन वाटर में से उनको पकड़ करके लेके आ रहे हो। कल्चर फिशरीज आप खुद ही के पास में ही पॉन्ड बना करके उसी में ही ग्रो करवा रहे हो फिशेस को। और लास्ट में अगर आप उनके प्रोडक्शन, उनके वाटर सोर्सेस के बेसिस पे देखोगे तो 3 तरीके की होती है, मरीन, फ्रेश वाटर एंड ब्रैक वाटर। तो भाई ये टाइप की फिशरीज थी जो हम लोगों ने अभी तक अपने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में पढ़ी थी। So this was all about the 10 NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, जो कि जरूर प्लीज पढ़ करके जाना। NCERT के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग सेशन के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और साथ साथ में आपके सारे फेवरेट मास्टर टीचर्स के शॉर्ट्स के चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, जिन्होंने 60 सेकेंड्स में आपको ऐसे ही एकेडमिक टॉपिक्स क्लियर करे हैं। मेरा जो शॉर्ट्स का चैनल है वो है ये वेदांतु क्लास 9th एंड 10th बायोलॉजी। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक जो है सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।